हेलो एवरीवन। मैं हूं आलोक कुंभज। आज पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। ठीक, यह इससे क्वेश्चन आता है, इसका एप्लीकेशन आता है। तो देखो, सबसे से देखो पहले सेंटर ऑफ मास को पहले देख लो कि एक बहुत बड़ा मास है, उसका सेंटर सिंपल फॉर्म सिंपल लैंग्वेज में ये है। ठीक है, एक बॉडी है, सबका एवरेज पोजीशन, एक मीन पोजीशन जिससे मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो हर एक डायरेक्शन में इक्वली हो। इधर भी 10 हो, इधर भी 10 हो, इधर भी 10 हो, अगर 10 हो इधर भी 10 हो, मतलब सब तरफ डिस्ट्रीब्यूशन मास का सेम हो। एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये ब्लॉक है। ठीक, अगर हम सेंटर और मास के लाइन में फोर्स लगाते हैं तो ये रोटेशन नहीं करेगा, खाली ट्रांसलेशन करेगा, मतलब खाली लिनियर मोशन करेगा। ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ मास के नीचे या ऊपर कहीं भी लगा ले, मैं इधर भी लगा ले, इधर भी लगा ले, इधर भी लगा ले, बस सेंटर ऑफ मास के अलोंग ना लगाए, मतलब सेंटर ऑफ मास के लाइन में ना लगाए फोर्स। इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, रोटेशन होगा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगर एक फिक्स नहीं रहेगा तो दोनों हो जाएगा, अगर फिक्स रहेगा तो खाली रोटेशन बस होगा। एक और एग्जांपल देख लो। हमने क्या किया, हमने एक वेज लिया, वेज के ऊपर एक रॉड को, ये डंडा समझ लो, जो भी अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, ये हमने ले लिया, हमको बैलेंस करना है तो हमें सेंटर और मास के ही पॉइंट पे ये वाला वेज के जो टिप पॉइंट है वहां पर रखना होगा, तभी दोनों तरफ बैलेंस होगा, गिरेगा नहीं कहीं तरफ हल्का से भी। या ये जो रॉड है यूनिफॉर्म मास है, मतलब यहाँ पर मास पूरा मास इक्वली है। अगर इसी रॉड को ऐसा ले लेंगे, सपोज करो कि इधर बड़ा रॉड हो गया, ऐसे करते करते पतला रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर मास इधर खसक जाएगा, सेंटर में नहीं आएगा इस बार, कहीं यहाँ आ जाएगा अगर बैलेंस करना हो तो। क्योंकि ऐसा सिस्टम जहां पर पूरा बॉडी का मास एक जगह कंसंट्रेट हो, मतलब एक जगह पर ही हो, एक पॉइंट पे हो, मतलब बोलने का मतलब ये है, तो उस पॉइंट को ही सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, सिंपल सा लैंग्वेज में ये है। ठीक, देखो एक और एग्जांपल। अगर ये बुक है, अगर मैं यहाँ पर सेंटर पर रखता हूँ तो गिरे, मतलब ये तो खिसल रहा है अभी, लेकिन ये गिरेगा नहीं। ठीक है, अगर अच्छा से रहा तो ये सब लो, ऐसे रहा, गिरेगा नहीं। अगर मैं ऐसे रख गया तो गिर जाएगा, मतलब कहीं किनारे पे रखा तो गिर जाएगा, इधर भी गिर जाएगा, लेकिन सेंटर पे रखूंगा तो नहीं गिरेगा। ये है उसका एक्चुअल डेफिनेशन। सेंटर ऑफ मास मतलब किसी मास बॉडी का सेंटर, जहाँ पर पूरा मास एक जगह रहे। देखो, ये जो मैं बोला वही एक कहानी है, उसी कहानी को मैंने लिख दिया है। ठीक, टोटल मास ऑफ द सिस्टम वेर कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, मतलब एक ही जगह जाकर पूरे सिस्टम का एक जगह जाके इकट्ठा हो जाना। ठीक है, फिर डिस्टल मास इक्वल रिलेशन, मतलब सिर्फ एक बॉडी लिया हमने और उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो जितना भी मास किसी भी डायरेक्शन में देखोगे तो सब जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वली होगा हर तरफ। उसके बाद ये फोर्स वाला था कि फोर्स अब सेंटर मास में लगाते हो तो ट्रांसलेशनल होगा, ट्रांसलेशन अगर सेंटर मास से फोर्स नहीं लगता तो रोटेशनल परफॉर्म करेगा, सॉरी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल दोनों परफॉर्म करेगा। ठीक, ऑब्जेक्ट अगर ये यूनिफॉर्म बॉडी हो जिसका डेंसिटी सॉरी कांस्टेंट हो, एक बॉडी है इसका डेंसिटी कांस्टेंट रिजिड बॉडी है, तो इसका सेंटर और मास जो होगा वो और सेंट्रोइड दोनों कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक ही पॉइंट पे रहेंगे। ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगल का रहता है इसका सेंट्रोइड दोनों डायगोनल का मीटिंग पॉइंट पे रहता है, स्क्वायर का भी दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट पे रहता है, सर्कल का भी सेंटर पे रहता है। ठीक है, तो ऐसा मतलब बोलने मतलब कि जो सेंट्रोइड होगा, जैसे कोन
कौन का सेंट्रोइड यहाँ पर रहता है। अगर रिजिड बॉडी है तो उसका सेंट्रोइड और सेंटर मास मास का पोजीशन सेम ही है, ठीक है। और सेंटर मास का अकॉर्डिंग क्या होता है, सबका पोजीशन का एवरेज पार्ट है, ये कोई डेफिनेशन है थोड़ा। और ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड नहीं करता कौन सेंटर ऑफ मास, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होता है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फील्ड पे, ठीक। ये याद रखे रहना, सेंटर ऑफ मास को लेना देना नहीं रहता, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेना देना रहता है ग्रेविटेशनल फील्ड्स पे, उस पर डिपेंड कर जाता है, ठीक। अब देखेंगे इसका कुछ टाइप्स। देखो, दो तरह के सेंटर ऑफ मास के हम डिफाइन करते हैं, एक डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, एक कंटिन्यूस सिस्टम। कंटिन्यूस मतलब हर एक पॉइंट का जो मास होगा सेम होगा, हर एक पॉइंट का डेंसिटी जो होगा, एक बॉडी लिए उसकी डेंसिटी हर एक पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है। बेसिकली रिजिड बॉडी के लिए यूज करते हैं, कौन से किसके लिए, ये है कंटिन्यूस के लिए है, ठीक है। और एक डिस्क्रीट सिस्टम होता है कि सपोज एक सिस्टम है या स्पेस में पार्टिकल समझ लो, ठीक है, स्पेस पार्टिकल है, हम उसको एक सिस्टम में कर लिए, हर पार्टिकल का मास और डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है। इसमें डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, मास कांस्टेंट है ही नहीं रहेगा, अलग अलग है सबका। मास कांस्टेंट ले भी सकते हो, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ, ये पूरे पार्टिकल्स हैं। अब इस पार्टिकल का सेंटर और मास निकालना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्क्रीट सिस्टम। देखो, अब डिस्क्रीट सिस्टम लिया है जहाँ हर एक पॉइंट डिफरेंट है और नॉन कंटिन्यूस है, ठीक है। कंटिन्यूस डिफाइन होता है, एक नॉन कंटिन्यूस डिफाइन होता है, जो उसको हम डिस्क्रीट भी बोलते हैं, ठीक। हमने एक सिस्टम लिया, पहले तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। वहाँ पर इतने सारे पॉइंट मास है, 1 2 3 4 और सारे हो सकते हैं, लेकिन हम खाली 4 ही लिए हैं अभी। ये हमने देख लिया, अभी उसका सेंटर मास निकालना है, ठीक है। हर पॉइंट का पोजीशन और कोऑर्डिनेट देख के रखा हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का अलग सेंटर मास होगा, वाइट कोऑर्डिनेट का अलग। तो देखो सिस्टम में कैसे निकालते हैं, अभी पता चल जाएगा। और देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमने पूरा कथा लिख दिया इसमें, एक्स वाई जेड इन एक्सिस जो लिए थे हमने, ठीक है। ये लिया था एक्स, ये जेड वाला, ये एक्स वाला, ये वाई वाला है। चलो ऐसा रहेगा एक्स, ये इधर रहेगा जेड, इधर रहेगा वाई। तो अब मास 1 M1 जो M2 M3 M4 जितने मास पॉइंट मास लिए थे ये है। अब ये पोजीशन वेक्टर ये होता है कि यहाँ से इसके लिए R1 कोऑर्डिनेट ओरिजिन से मेजर करते हैं, R3 R2 ये R4, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पूरे सिस्टम का पोजीशन वेक्टर क्या है, RCM, ठीक। ये हो गया उसका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थ्योरी। अब देखो, आर पोजीशन का सेंटर ऑफ मास, 4 सिस्टम लिए हैं, 4 पॉइंट मास लिए, तो 4 ही की बात करें, ठीक है। एक्स का ये है, वाई का ये है, जेड का ये है। यहाँ रखे रहना, टोटल मास को 8 सब सॉरी डिवाइड करना है, पहले m1 x1 जो कोऑर्डिनेट पोजीशन एक्स वाई लिखते हैं, एक्स निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर सॉरी जो एक्स डायरेक्शन में सेंटर मास निकालने के लिए ये ऐसा करते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, ठीक है। जो ओरिजिन से डिस्टेंस है x4, ओरिजिन से डिस्टेंस x3, किसके लिए, m3 के लिए x3, m4 के लिए x4 है। अलग अलग मास के लिए उसके रिस्पेक्टिवली अलग अलग पोजीशन है, तो उसको इन दोनों के इंटू करके अपॉन टोटल मास, सेम टू सेम वाई के लिए, सेम टू सेम जेड के लिए। अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट ऐसा दिया रहा तो यही है, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये सिंपल फॉर्म में है, ठीक है। अगर m के लिए दिया जाएगा तो आगे बढ़ते जाएगा कहानी, m4 m5 m6 mn तक, ठीक है। ऐसे m5 x5 m6 x6 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, तो ये फॉर्म में लिख दिया हूं मैंने, ठीक। एक ही मतलब ये 4 के लिए है, ये n सिस्टम के लिए जितना देगा क्वेश्चन उनके लिए उतने के लिए है।
देखो अब जो पढ़े हैं उसे प्रैक्टिकल यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया है, आप लोग की स्क्रीन में आ रहा होगा, आप भी देख सकते हो कि एक सेंटर मास निकालना है 3 पार्टिकल से, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए ये देख लो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया हमने। ठीक, 3 मास दे दिया है, 3 मास दिया 100 और 200। ठीक है, ग्राम में दिया है, याद रखना डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या किया है, इस अच्छा ये लेंथ देख रखा है 0.5 मीटर। ठीक, अब सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो ये होता है पार्टिकल सिस्टम में हमने पढ़ा था, x1 m1 x2 m2 x3 m3, तो m1 प्लस m2 प्लस m3, इसमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं क्योंकि यूनिट यूनिट कट जाएगा। ठीक है, तो मत करना इसमें, तो निकालना है इस सिस्टम को। तो हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया इस पॉइंट को हम ले रहे हैं ओरिजिन, तो x1 हो जाएगा 0, x2 निकलेगा 0.5 और x3 निकालने के लिए हमें चाहिए ये कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कितना आएगा, x3 का आएगा 0.25, किसके बराबर 0.5 के आधा। ठीक, यहाँ से ये से लोगे तो ये वाला पे जो पॉइंट आएगा ये 0.25 मीटर लेगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है। अब इसमें पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, वाई कोऑर्डिनेट भी 1 0, ठीक, y1 0, y2 भी 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे, सॉरी y2 नहीं, हमने सपोज करो इसको एक पॉइंट मान लिया है x2.5, ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये तीसरा पॉइंट हुआ, तो y2 0, x1 0, y2 0, y3 जो होगा ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमें पता है 0.5, ये निकालना है, 0.5 के स्क्वायर करेंगे, 0.25 के स्क्वायर करेंगे प्लस ये लेंथ, हाइपोटेन्यूस मान लेते हैं। जब सब कैलकुलेशन कर लोगे तो आता है ये जो हाइट आएगा ये वाला 0.25√3। ठीक है, ये वाला जो आएगा लेंथ पॉइंट, ये आएगा 0.5 के स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर, ये आएगा, ये आता है। ठीक, पहले ये निकाल लो, पहले ये निकालो अच्छे से, उसके बाद ही ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, पहले x और y का निकालो, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। इसमें y सेम का आएगा x y1 a1 प्लस y2 m2 प्लस y3 m3, वैसे सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना है, 1 प्लस m2 प्लस m3, तो y1 क्या था 0 था, इंटू कुछ भी ले लो m1 का दिया है जो, लिख लेना, लिख नहीं रहा हूँ मैं, ये भी लिख लेना, m3 कितना दिया है 200 ग्राम है। ठीक है, तो लेंथ कितना दिया है हमें, अच्छा हमने अभी कैलकुलेट किया 0.25√3 समीशन 100 ग्राम प्लस 150 प्लस 200 ग्राम। ठीक है, ये जब सॉल्व कर लोगे ना, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ पूरा, जब सॉल्व करोगे पूरा तो ये आएगा 50√3 पूरा कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि सॉल्व किया हुआ हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 450 ऐसा आएगा कि काट लेना इसको, 50 50 59 या 150, तो फिर √3/9 1/3√3 ऐसा आएगा। ठीक है,
हम पे 3√3 आएगा वो सेम टू सेम x1 के लिए जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो x1 हमें पता है 0 है, ये 100 लिया हमने, x2 कितना है 0.5 है जो कि लिया है 150 और 0.25 लिया है, m3 कितना है 200 ग्राम, ये 100 प्लस 150 प्लस 200 समेशन करने के बाद कितना आएगा ये 450 ये आ गया और ये है 125। ठीक है, इसे सॉल्व करने बताएगा। फाइव 45, 5 टू 10, 5 5 25। ठीक है, 5 5/18 आएगा। ठीक है, x का पोजीशन 5/18, ये टोटल मिला के 5/18 आता है ये। ठीक, ये ये आया 1/√3, ये आएगा 5/8 सॉरी 5/18। ये होगा आप लोग का ये आया है सिंपल सा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज करने के लिए कैसे यूज किया जाता है। देखो एक क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पे आ रहा होगा, नीट 2012 में आया हुआ है मेंस में। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा दिया है, हमने भी सॉल्व किया दो टाइप के एक्सिस सॉल्व किया था, वाई एक्सिस में खाली एक्स एक्सिस दे के रखा है। देखो कितना सिंपल आता है ये, खाली एक्स एक्सिस दिया है, सेम टू सेम है ये। एक लाइन, पहले हमने क्या किया था, हमने एक लाइन किया था। ठीक है, सॉरी एक ट्राइंगल था, उसको एज को लेके हमने उसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के वाई और एक्स डायरेक्शन में ऐसा निकाला थे। इसमें खाली एक्स दिया है, एक्स। तो एक सिंपल से एक लाइन है, उसमें बोल रहे कि एक मास है 40 पे, एक मास है 40 पे, एक ओरिजिन पे है 300 ग्राम, 40 डिस्टेंस पे है, x40 पे 500 ग्राम। ठीक है, और ये 40 हुआ, ये 70 हुआ, और ये कितना दिया है 400 ग्राम। ठीक है, ऐसा है। इस पे सेंटर मास निकालना, तो कैसे निकाला 300, 0 प्लस ये आएगा 540 प्लस, और क्या था 400 है ना, 400 प्लस 70 35 500 400 ऐसा आएगा। 3 5 8 8 5 1200। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, सॉल्व किया हूँ तो डायरेक्ट में यूज कर लेता हूँ उसी का। तो देखो ये आया है देखो, ये आएगा 50 इंटू 400 इंटू 70। ठीक है, 400 हमने कॉमन ले लिया, 50 प्लस 70। ठीक, अब देखो 400 प्लस 50 70 तो 120, नीचे कितना था 1200, 4 3 12, 3 4 12, 40 आंसर आएगा इसका। ठीक है, 40 आंसर है, 40 आया है, जो डायमेंशन में आएगा उसी में दे देना। ठीक, ये होता है सिंपल सा, दे दिया है नीट में। देखो ये वाला क्वेश्चन जो आया है जेई में आया है, जो पहले हमने एनसीईआरटी सिंपल सा किया था, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल बस चेंज है। ठीक है, ये आया था जेई 2000 मेंस 20 में। ठीक, 2020 में आया हुआ, ये ट्राइंगल देके रखा है इसने, एक पॉइंट लिया 1 kg, एक पे लिया 5 kg सॉरी 1.5, और ये 2.5। ठीक है, 435 सेंटीमीटर डायमेंशन जरूरी है। इसमें किसमें पूछा है
ठीक है। कॉर्नर राइट एंगल है, मतलब ये एंगल बना होगा 90 डिग्री। और कुछ है, सेंटर ऑफ मास निकालना है एट अ पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा चीज है, हम एक पॉइंट को मान लेंगे ओरिजिन, दूसरे दूसरे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको मान लेते ओरिजिन, ठीक है। तो इसको ओरिजिन मानोगे तो ये होगा 0.0, कोऑर्डिनेट लिया होगा अच्छे से, पहले जल्दी से मिल जाता है इससे 0,4। अब बच्चे ये क्या है, देख लो, ज्यादा प्रॉब्लम होता है ऐसे लिख लो, x1 इक्वल टू हो रहा है 0, x2 इक्वल टू 3, y3 इक्वल टू सॉरी x3 इक्वल टू 0। ठीक है, y1 0 ले लिया, y2 ले लिया हमने 0, y3 ले लिया 4। ठीक, ये तो हमने लिख लिया सिंपल सा। अब आगे क्वेश्चन सीधा क्या बोलते हैं, ये अलग लिया है हमने फॉर्मूला, x1 m1 प्लस x2 m2 x3 m3। ठीक है, m1 m2 m3 और सेम सेम इसमें क्या है, x1 को पुट कर लो से 0, m1 कितना 1 प्लस x2 दिया है, ये x2 है तो 1.5, 3 प्लस 0 इक्वल टू 2.5, ये हुआ 1 प्लस 1.5 2.5। सेम टू सेम उसके लिए ये आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। मैं बता देता हूँ, ये आएगा 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, YCM बचेगा y1 m1 y2 m2 y3 m3। ऐसे लिखने में आसानी पड़ेगा इसलिए लिखा हूँ, ऐसे लिख लो, पहले ये निकाल लिया फिर आराम से सब्स्टिट्यूट करते रहना, उससे जल्दी सॉल्व होता है। y2 कितना दिया है, ठीक है, ओके 0 है ये, तो 1.5 4 2.5 1 1.5 2.5, ये आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, सिंपल सा था, तो देख लो कैसा कैसा आता है, जो इजी बन जाएगा अब लोगों से।